हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 13 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं आज की जो बड़ी खबरें हैं उनको। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो बाजार दर्पण की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिएगा सेंसेक्स जो है वो घटकर 77,966 पॉइंट पर पहुंच चुका है। जबकि अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है घटकर 24,435 पॉइंट पर पहुंच चुका है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर हम जो है गोल्ड और सिल्वर की। तो देखिएगा, गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा सोना जो है बढ़कर यानी गोल्ड बढ़कर जो है 1,55,100 रुपये पर पहुँच चुका है। जबकि सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो यह बढ़कर जो है 2,38,730 रुपये पर पहुँच चुकी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर डॉलर और क्रूड ऑयल की। तो देखिएगा, अमेरिकी डॉलर जो है घटकर 95.34 यानी 95 रुपये 34 पैसे पर पहुंच चुका है। जबकि क्रूड ऑयल जो है घटकर $82 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। तो ये थी बाजार दर्पण की बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और जो बड़ी खबरें हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर विश्व अंगदान दिवस। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो है प्रतिवर्ष जो है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस जो है मनाया जाता है। तो आज जो है 13 अगस्त 2026 को जो है विश्व अंगदान दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो उस पर जो है देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTTO की नई दिशा निर्देशिका का जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाना है और प्रत्यारोपण जो है प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। नए ढांचे के तहत डिजिटल अंग रजिस्ट्री का सुदृढ़ीकरण, अंग परिवहन के लिए ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार और साथ ही साथ एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो है अंगों के त्वरित आवंटन की नीति लागू की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जो विश्व अंगदान के रूप में जो है जो दिवस के जो अवसर पर हमारे पास में एक नई दिशा निर्देश जो है जारी किया गया है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कि जो है आखिरकार जो है हम किस प्रकार से जो है जो अंगदान है उसको जो है हम और सरल बना सकें, है ना, उस प्रक्रिया को। तो उस संदर्भ में जो है दिशा निर्देशिका जारी की गई है, जिसमें क्या क्या है देखिएगा। इसमें मुख्य चीज़ ये है कि नए ढांचे के तहत डिजिटल अंग रजिस्ट्री किया है, उसको किया गया है। यानी जो अगर मान के चलिए कोई जो है अंगदान करता है तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन जो है किस प्रकार से होगा, डिजिटल तरीके से होगा। और साथ ही साथ जो है जब हम बात करते हैं उसका जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, यानी अंग का जब हम मान के चलिए एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं तो हो सकता है तो वहाँ पर क्या है एक मतलब ग्रीन कॉरिडोर बनाने का जो है विस्तार किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो उनको भी जो है अंगों को त्वरित यानी तेज़ी से जो है उनका आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार से ये नीति लागू की गई है ना। यह पहल प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हजारों मरीजों का जीवन बचाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है ना। तो ये एक मतलब महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें कुछ जो कुल दिशा निर्देशों की बात करें तो क्या है देखिएगा, अधिक अवधि तक के जीवन उद्देश्य से ऊपरी सीमा को जो है हटाया गया है। और अब अगर हम बात करें तो इससे पहले जो है नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड द टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के अंतिम चरण के अंग विफलता रोगी अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने हेतु प्रतिबंध थे, है ना। जो प्रतिबंधित थे वो अब उनको जो है हटा दिया गया। ऐसी जो है सीमा जो है 65 वर्ष की जो आयु थी ना उसको भी अब खत्म कर दिया गया है। अगर हम बात करें डोमिसाइल की यानी अधिवास की, कोई आवश्यकता नहीं होगी। कहीं से भी आप जो है किसी भी प्रकार से जो है किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो आप जो है वहाँ पर अंग मतलब अंग का मतलब क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज हो सकता है ना। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है वन नेशन वन पॉलिसी के तहत जो है किसी भी विशेष राज्य में अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए डोमिसाइल या अधिवास की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। अब कोई भी जरूरतमंद जो है व्यक्ति यानी मरीज जो है अपनी पसंद के किसी भी राज्य से अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है और वह सर्जरी भी करवा सकेगा। तो ये है। और साथ ही साथ जो है पंजीकरण में कोई शुल्क नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, है ना। इसके अगर हम बात करें कुछ राज्यों में जो है अंग प्राप्तकर्ता प्रतीक्षा सूची वाले मरीज के लिए पंजीकृत करने के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की मांग की जाती थी। तो ऐसा जो है इसको बिल्कुल हटा दिया गया कि भैया अब जो है कोई इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं होगा। तो ये जो है कुछ इस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर देखिए अगली खबर की। वह है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है समुद्री सुरक्षा अभ्यास सागर कवच के बारे में है। देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG द्वारा
भारतीय नौसेना, तटीय पुलिस और सीमा सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर 13 अगस्त को द्विवार्षिक संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का जो है क्या कर रही है, आयोजन कर रही है ना। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, देखिएगा, भारत की विस्तृत तटरेखा के साथ असीमित खतरों, अवैध घुसपैठ और तस्करी से निपटने के लिए जो है परिचालन तत्परता, यानी जो ऑपरेशन की जो कहते हैं ना रैपिड ऑपरेशन, तो उनको जो है तत्परता का जो क्या कर रहा है, परीक्षण करना है, किस प्रकार से जो है उसका रैपिड ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अभ्यास के दौरान जो है रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और तटीय रडार नेटवर्क के एकीकरण का प्रभावी जो है परीक्षण किया गया है। और यह जो है अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र में बहु एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत प्रभावी साबित होगा। यानी ये जो हमारा सागर कवच है, इसकी अगर बात करें मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमारी जो इस तरह के जो अवैध घुसपैठ होते हैं या तस्करी होती है उससे निपटने के लिए असीमित खतरे होते हैं, तो उससे निपटने के लिए जो है ऑपरेशन किस प्रकार से जो है तेज़ी से चला जाए उसका जो है अभ्यास किया जा रहा है ना। तो ये है, इसकी अगर हम बात करें, देखिएगा ये सागर कवच है, ये इसको देख लीजिए, है ना। तो उसका जो किस प्रकार से जो है इसका अभ्यास किया जा रहा है ना। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगली खबर की। अगली खबर है हमारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को लेकर के और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट को लेकर के। क्या है देखते हैं नज़र। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA यानी इंटरनेशनल मतलब एनर्जी और एजेंसी द्वारा जारी नवीनतम क्लीन एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट में सौर और परिवहन ऊर्जा क्षमता विस्तार में भारत के प्रयासों की विशेष सराहना की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने राष्ट्रीय सौर मिशन और रूफटॉप सोलर परियोजनाओं के माध्यम से जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। यानी जो है इस प्रकार की ये माना जा रहा है कि जो IEA के द्वारा जो जारी रिपोर्ट हुई है, तो उसमें जो है क्लीन एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताया जो है भारत की जो है उसके जो कार्यक्रम है, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन और रूफटॉप सोलर परियोजना, इस तरह के कार्यों की जो है बहुत बड़ी सराहना की गई है। और साथ ही साथ क्या किया गया, देखिए IEA ने भारत द्वारा ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के त्वरित अपनाने को एक आदर्श मॉडल बताया है। यह उपलब्धि भारत के जलवायु लक्ष्यों यानी 2030 तक जो है 500 गीगावाट गैर जीवाश्मी ऊर्जा क्षमता को जो है प्राप्त करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ है वैश्विक कार्बन उत्सर्जन घटाने का मील का पत्थर साबित होगी। यानी जैसा कि हमारे लक्ष्य हैं, तो कुछ लक्ष्यों को भी देखेंगे हम। 2030 तक क्या लक्ष्य हमारा, कि हम जो है 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्मी ऊर्जा का जो है क्षमता प्राप्त कर लें। और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की यानी IEA के बारे में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। देखिएगा इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1974 यानी 1974 में की गई थी। अगर इसकी बात करें कौन से देश मिलकर किए थे, देखिए ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इस तरह से ये जो है कुछ देश थे जिन्होंने जो है ये इसको स्थापना की थी। इसका कारण क्या रहा था, इसे उस समय स्थापित किया गया था जब प्रमुख तेल निर्यातक देशों ने तेल आपूर्ति में भारी कटौती की थी, जिससे औद्योगिक देशों में गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो गया था। जैसा कि अभी हमने देखा कुछ समय के लिए जो है जब हमारा जो ईरान द्वारा जो है हॉर्मुज जो है चैनल को बंद कर दिया गया था, उससे जो है किस प्रकार से जो है वैश्विक जो मतलब ईंधन आपूर्ति की जो संकट उत्पन्न हो गया था, उसको लेकर के ही जो है किस प्रकार से हमारे देश में जो है और साथ ही साथ अन्य देशों में भी जो है हाहाकार मचा हुआ था। उसी तरीके से अगर हम नज़र डालते हैं तो 1974 में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी। तभी जो है इसको लेकर के जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो है क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना क्या है अगर बात करें, उसका उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा इसका मूल उद्देश्य होता है कि तेल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना और भविष्य में जो है संभावित व्यवधानों को पूर्वानुमान लगाकर जो है समय पर उसकी रोकथाम करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है ना। आगे बात करेंगे, देखिएगा अच्छा पहले यहाँ ही देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्लीन एनर्जी है उसकी बात करें तो देखिएगा पारंपरिक जो स्रोत हैं जैसे कोयला, तेल, गैस को छोड़कर सौर, पवन, जल, परमाणु जैसे पर्यावरण अनुकूल और नवीकरणीय स्रोतों की ओर जो है बढ़ना ही जो है क्या है, ग्रीन एनर्जी का जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक तापमान को सीमित रखने के लिए जो है एक अनिवार्य कदम है। अगर हम बात करें कुछ मुख्य बातों की, इस पर देखते हैं। तो मुख्य बातें अगर देखें यहाँ पर तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाना है, कोयले और तेल से होने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको उत्सर्जन को कम करना है और नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका विस्तार करना है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस का उपयोग तेजी से बढ़ाना है। अगर हम बात करें इसके जो है सतत विकास की, तो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ जो है ऊर्जा सुरक्षा को भी जो है मजबूत करना होता है। जैसे देखिएगा हमारे लक्ष्य क्या क्या हैं उसको एक बार नज़र डालते हैं यहाँ पर।
अगर हमारे पास में भारत के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करने के जो मतलब निर्धारित तिथि या वर्ष कह सकते हैं, तो कब कौन क्या है उसको देखते हैं। देखिए, अक्षय ऊर्जा क्षमता की बात करें तो भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है और यह वैश्विक स्तर पर जो है अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगर हम बात करें 2030 तक लक्ष्य है कि हम जो है 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म ऊर्जा जो है मतलब ईंधन क्षमता को जो है हासिल करेंगे और अपनी ऊर्जा को जो है 50% हिस्सा जो नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का संकल्प लिया गया है। यानी हमारा 2030 का क्या लक्ष्य है, 500 गीगावाट जो है हम गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता हासिल कर लेंगे। इसके साथ ही साथ क्या है, नेट जीरो लक्ष्य है। अब भारत ने वर्ष 2070 कर क्या किया है, 2070 तक किया है कि शुद्ध शून्य जो कार्बन उत्सर्जन है उसका दीर्घकालिक लक्ष्य रखा है। यानी जो है हम क्या करेंगे, 2070 तक जो है जो कार्बन का उत्सर्जन है हम इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो ये इस तरह से लक्ष्य बने हुए हैं। अगर हम देखिएगा IAEA के दो अगर सदस्यों की बात करें तो OECD के 2 देशों तक सीमित थी। अब जो है वर्तमान में कितने देश हैं, इसमें 33 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें हाल ही में जो जोड़ा गया सदस्य वो कौन सा है, कोलंबिया है। तो ये थी बातें इसमें IEA की और क्लीन एनर्जी के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला हेतु जो है क्या किया गया, भारत का कदम क्या है उसको देखेंगे। अच्छा, देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर खान मंत्रालय ने लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट यानी REE जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए जो है नई प्रोत्साहन नीति की घोषणा की है। यानी जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं ना और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रूप में आते हैं, तो उनको क्या किया गया है, उनको खनिजों को घरेलू खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए जो है नई नीति जो है घोषणा की गई है। उसमें क्या किया गया देखते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो है भारत ने खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी MSP के तहत जो है बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल जो है ई-व्हीकल उद्योग और सेमीकंडक्टर निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। रणनीतिक दृष्टिकोण से यह कदम विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिहाज से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं जो है जो हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वह हमारे जो बहुत सारे जो उद्योग है, जैसे ई-व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, सेमीकंडक्टर है और जो ऊर्जा प्रौद्योगिकी है, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, तो उसमें क्या करते हैं, ये कच्चे माल का जो है क्या करते हैं मतलब कैसे मतलब भूमिका निभाते हैं उसमें, है ना। तो उसके बारे में वो थोड़ा सा जान करेंगे क्या है क्रिटिकल मिनरल्स, तो उसके देखते हैं। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं इसकी राष्ट्रीय जो मिशन है, तो उसका क्या है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी NCMM है ना। NCMM यानी नेशनल और आपका जो क्रिटिकल और इसके बाद मिनरल्स और मिशन, ये इसके फुल फॉर्म है। इसका बात करें उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण खनिजों के आयात और निर्भरता को कम करना है और स्वच्छ ऊर्जा, उच्च तकनीकी उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है सशक्त बनाना है। खनिजों की बात करें तो खनिजों का अन्वेषण, खनन और प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को जो है बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें, देखिएगा इस मिशन के तहत जो है ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, क्रिटिकल मिनरल्स कौन से संसाधन हैं, ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो आधुनिक तकनीकी, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा उपकरणों और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। इनकी आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम रहता है, लेकिन इनका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल और सेमीकंडक्टर बनाने में भारी मात्रा में होता है ना, कच्चे माल के रूप में। तो इसमें अगर क्या है देखेंगे, अगर तो ये देखिए अगर इसमें कौन से हैं, मुख्य रूप से देखिए लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ग्रेफाइट है, कॉपर, जो गैलियम, जर्मेनियम दुर्लभ ये मृदा तत्व माने जाते हैं यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ये जो है हमने बताया अभी यहाँ पर किस किस में महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, सौर पैनल होते हैं, सेमीकंडक्टर के जो प्लांट्स हैं उसमें बहुत जो है ये क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आधिकारिक सूची में जो है लगभग 30 जो है भारत के पास में है ये, है ना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर अगली चीज़, जो इसकी जो नीति है इसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा, नीति में क्या है देखेंगे, तो जो भारत में नीति और मिशन क्या है उसको देखते हैं। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत क्या है, भारत सरकार ने ऊर्जा और तकनीकी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो है इस मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है, घरेलू अन्वेषण, खनन और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। आयात निर्भरता को कम करना, जैसे कि हमने यहाँ पर भी पहले ही देख लिया है ना। तो ये है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर डिजिटल वित्तीय समावेशन और UPI इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका विस्तार हुआ है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल जो पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी अगर हम बात करें तो ये यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस है उसके अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के तहत जो है नए साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर पूरे किए हैं। यानी हमारा जो है UPI का जो कह सकते हैं उसका विस्तार किया गया है और जो बहुत सारे देशों के साथ में जो है साझेदारी देशों के साथ में क्या किया गया है, द्विपक्षीय समझौते जो है पूरे कर लिए गए हैं।
इसके तहत क्या है, इसके तहत विदेशों में यात्रा कर रहे भारतीय नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए क्रॉस बॉर्डर मर्चेंट पेमेंट्स और रेमिटेंस जो है प्रक्रिया को अत्यंत सरल व सस्ता बना दिया गया है। अब यह पहल जो है भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर स्थापित करती है। इससे विदेशी व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में भी लगने वाली लागत को भारी कमी आएगी, जो भारत की फिनटेक बढ़त को जो है दर्शाती है। यानी कहने मतलब यह है कि यूपीआई का जो है कई देशों के साथ जो है समझौता कर लिया गया है और द्विपक्षीय समझौते के बाद साथ में क्या होगा, यानी जो हमारी जो कह सकते हैं मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज वगैरह है उसको जो है आसान कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि हम जो है यूपीआई के माध्यम से जो है मतलब अपने देश में या दूसरे देश में जो है एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसको जो है आसान किया गया है ताकि जो है कोई दिक्कत ना आए इस तरह से। अगर हम बात करें, देखिएगा अभी हाल ही में जो है कुछ यूपीआई का नियम बने थे, उसको हम बात करते हैं। जैसे एनपीसीआई के नए नियमों के तहत यूपीआई सिस्टम में सुरक्षा और अस्थिरता बढ़ाने के लिए कई बदलाव लागू किए गए हैं, उनको एक बार हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखिए, सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा जो है अधिकतर मामलों में 1 लाख रहती है ना, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ अन्य श्रेणियों में अधिक सीमा भी उपलब्ध हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ये ट्रांजैक्शन की लिमिट है तो सामान्य रूप से तो वो 1 लाख रुपए रहती है, लेकिन कुछ श्रेणियों में जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में वो जहाँ वहाँ बढ़ सकती है, यानी उसमें जो है आगे भी हम उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन जो नियम की बात करें तो बार बार बैलेंस चेक और जो है सिस्टम स्टेटस चेक करने जैसी गतिविधियों पर जो है तकनीकी सीमाएं लागू की गई हैं, ताकि सिस्टम पर जो है अनावश्यक लोड कम हो सके और फेल ट्रांजैक्शन जो है घट सकें, है ना। तो ये है। और साथ ही साथ क्या है, निष्क्रिय यूपीआई आईडी, लंबे समय तक इस्तेमाल न होने वाले यूपीआई आईडी को जो है सुरक्षा कारणों से क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय किया जा सकता है। इसलिए समय समय पर अपना जो है यूपीआई अकाउंट उपयोग करते रहें। यानी यूपीआई अकाउंट जो है अगर लगातार आप जो है उसको यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है उसका जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाए, है ना। तो ये कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि जो है उसको और आसान मतलब उसको जो है सुविधाएं प्राप्त कर सकें। अगर हम बात करें, देखिए वैश्विक स्तर पर जो है यहाँ सिंगापुर, यूएई, है ना, फ्रांस, मॉरिशस और कंबोडिया सहित 11 देशों से जो है स्वीकार किया जाने वाला मतलब ये क्या कर लिया, यूपीआई को जो है क्या किया गया है, स्वीकार समझौता किया गया है। देश के भीतर भी ग्रामीण इलाकों, छोटे व्यापारियों और वित्तीय समावेशों में भी इसकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। जैसे कि हम जानते हैं यूपीआई का जो अगर हम बात करते हैं क्रेज जो है आजकल वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक ज़्यादातर मतलब दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय अगर पहुंच की बात करें तो सिंगापुर, नेपाल, भूटान, यूएई, फ्रांस, ये हमने देखे, श्रीलंका, कम्बोडिया जैसे देशों में यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें नई तकनीक और सेवाओं में तो यूपीआई के दायरे में अब छोटे भुगतानों के लिए यूपीआई लाइट, बार बार होने वाले भुगतानों के लिए ऑटोपे और क्रेडिट सुविधाओं का विस्तार किया गया है ना। तो ये है। इसकी अगर हम बात करें, बढ़ती स्वीकार्यता, छोटे जो सड़क विक्रेताओं से लेकर बड़े व्यापारिक जो व्यावसायिक हैं लेन देन तक जो है यूपीआई ने भारत के लिए क्या किया, डिजिटल भुगतान बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा अपने नाम किया है। तो ये चीज़ें हमने देखी और ये जो इम्पोर्टेंट खबरें थी हमने देख ली यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही यहीं पर रोकूँगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले एक बार से फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो इसकी नोटिफिकेशन होती है उसकी जो मतलब नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसको भी दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।